हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज की कैट रिवीजन सीरीज में हम लोग वर्बल एबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है पैराजंबल्स। हमें पता है कैट एग्जाम को जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होता है वहां पे दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं, आरसीज एंड नॉन आरसी क्वेश्चन। जो नॉन आरसी क्वेश्चन होते हैं काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। इसमें मेजरली आपके तीन टॉपिक्स होते हैं, पैराजंबल्स, पैरा समरी एंड पैरा कंप्लीशन। तो आज का जो ये लेक्चर है पैराजंबल्स का, जंबल सेंटेंसेस का, यहाँ पे मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक सिखाने वाला हूँ, शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ, मेथड सिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट एनी एरर। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, इसके प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना। इसके अलावा कोई और टॉपिक सीखना चाहते हो नीचे कमेंट मुझे बता दो, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिवीजन की, चाहे वो क्वांट्स की हो, एलआरडीए, वर्बल, जीके, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है, कॉलेज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन सबके वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पर आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी इस पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। तो आप क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट एंड एमबीए का कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाती है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। इसके बाद आपको ई बुक्स में मिलती है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी प्रिपरेशन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हो। एंड हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाता है, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी स्किल को डेवलप कर पाए। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाती है। इस पेनड्राइव कोर्स को लेने के बाद अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in। जैसे आप यहां पे एनरोल करोगे विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स प्रेजेंट है, उनको आप देख सकते हो एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है, जहां पे अपनी डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज, चैनलाइज तरीके से कंप्लीट कराते हैं। इस कोर्स में आपको कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है। और कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड डेमो लेक्चर या कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारी क्या प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए पैराजंबल के क्वेश्चन में। तो एक एक करके आपको लिखवा रहा हूं, इसके नोट्स बनाते चलो। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। अब उससे पहले अगर मैं आपको पैराजंबल्स बताऊं तो मेजरली 4 टाइप के पैराजंबल्स होते हैं। नंबर 1 ऐसा होता है जिसमें आपको 4 से 5 स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं, कोई ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होता, कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं होता, और आपको पूरा का पूरा ऑर्डर सेट करना होता है। तो ये जो होता है सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ पैराजंबल होता है। सेकंड, आपने नोटिस किया होगा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ओपनिंग स्टेटमेंट दे रखा होता है, फिर आपको अपनी पूरी कहानी को कंप्लीट करना होता है, अगले 4 स्टेटमेंट्स को आपको सही ऑर्डर में लिखना होता है। थर्ड टाइप मेरा पैराजंबल का होता है जिसमें मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को अरेंज करना होता है और मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रखा होता है, लास्ट स्टेटमेंट दे रखा होता है। तो ये जो दोनों कैटेगरीज हैं ये मॉडरेट कैटेगरी के पैराजंबल्स होते हैं। देन मेरे सामने पैराजंबल आते हैं जिसमें आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपको ओपनिंग स्टेटमेंट भी दे रखा है, आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट भी दे रखा है, अब आपको बीच का जो है स्क्रीन प्ले लिख देना है। तो ये जो होता है ये आपका सबसे इजीएस्ट टाइप ऑफ पैराजंबल होता है। तो आप एग्जाम में आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि कौन सा इजी, मॉडरेट, एडवांस है। लेकिन यहां पे हम लोग सारी टाइप की टेक्निक सीखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप हर एक टाइप का क्वेश्चन यहां पे कर पाओगे। तो अब अगर हम पॉइंट नंबर 1 देखें तो मेरा पॉइंट नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी पैराजंबल को अप्रोच करने से पहले, वो है कि अपने पूरे पैराग्राफ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? देखो, ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि अगर आपको जो डेटा दे रखा है, जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें किसी पर्सन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, किसी प्लेस का इंट्रोडक्शन हो रहा है, किसी कमिटी का इंट्रोडक्शन हो रहा है, या फिर उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कोई कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो उस कॉन्सेप्ट का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो मेरा ओपनिंग या क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, जहां पे किसी तरह का इंट्रोडक्शन हो रहा है या कहानी को स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई इस तरह से बोल सकता है, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे? जहां पे किसी चीज को कंक्लूड किया जा रहा है, किसी चीज को फिनिश किया जा रहा है। जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टरवर्ड्स।
ठीक है, इसका मतलब क्या, आपको यहां से पता चल रहा है कि एक क्लोजर मिल गया है। तो जो ये क्लोजर मिल गया ये क्या है, ये आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। तो अगर आपने अपने पूरे पैराजंबल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट को फाइंड कर लिया, आपका 50% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपने भाई अपने पूरे पैराजंबल को एक डायरेक्शन दे दिया है। अब आपको बीच में बस आपको अरेंज करना है एंड आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, तो पॉइंट नंबर जो मेरा 2 है वो ये है, स्पॉट द सेंट्रल थीम। ठीक है, तो स्पॉट द सेंट्रल थीम का क्या मतलब हुआ, स्पॉट द सेंट्रल थीम का ये मतलब हुआ कि भाई आप जो पैराजंबल सॉल्व कर रहे हो ना, उसको पूरा का पूरा रीड कर लो। आप 4-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको रीड कर लो एंड ये आइडेंटिफाई करो कि किसके बारे में बात हो रही है, पूरा मेन आइडिया क्या है उसका। मान लो फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड एंड सप्लाई के कोई कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका एंड कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। तो अगर आपने अपनी सेंट्रल थीम को एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप देखोगे आप चीजों को बेटर तरीके से स्ट्रक्चर कर पाओगे, आप सही तरीके से उनको अरेंज कर पाओगे। इसके बाद अगर मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बताऊं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 आपका है जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसका मीनिंग ये है कि कभी भी किसी चीज की बात हो रही है ना, तो उसमें जो जनरल चीज है उसकी बात पहले होगी और स्पेसिफिक चीज की बात बाद में होगी। फॉर एग्जांपल मान लो हम बात कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन की, कि भाई ग्रेट डिप्रेशन आया था पूरी दुनिया में, तो वो एक जनरल बात है कि ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब उस ग्रेट डिप्रेशन का इस कंट्री में ये इफेक्ट हुआ, तो अगर आप इस डेटा को अरेंज करोगे तो पहले आप जनरल बात करोगे कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके ये कॉजेस थे, फिर उसकी वजह से इस कंट्री में ये इफेक्ट हुआ, तो वो एक स्पेसिफिक बात है, तो वो आपकी बाद में आएगी। तो हमेशा जो आपका पैराजंबल अरेंज होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, वो एक जनरल स्टेटमेंट है। अब उस डीमोनेटाइजेशन का इस पर्टिकुलर स्टेट में ये इफेक्ट हुआ, वो एक स्पेसिफिक बात है। तो ये हमेशा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा डेटा अरेंज होगा, जो भी हमारे सेंटेंसेस अरेंज होंगे, वो जनरल टू स्पेसिफिक जाया करेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताऊं, तो मेरा पॉइंट नंबर 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंग्लिश का रूल है, लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपकी एक्यूरेसी के लिए। तो वो है नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप। अब इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, मान लो आप किसी इंसान की बात कर रहे हो, तो जो भी स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसमें उस इंसान का नाम लिखा होगा, वो जो नाउन लिखी होगी वो हमेशा पहले आएगा। और फिर आप देखोगे जो उसके लेटर स्टेटमेंट्स होंगे उसमें उस पर्सन को, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया होगा इट से, ही से, शी से। तो ये आपको ग्रामेटिकल रूल याद रखना है कि जहां पे भी उस इंसान का नाम है, उस जगह का नाम है, वो पहले आएगा स्टेटमेंट, और जहां पे भी प्रोनाउन यूज हो रहा है इट, ही, शी, वो हमेशा बाद में आएगा। तो ये भी आपको अरेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और काफी बार मैंने देखा है इस पॉइंट की हेल्प से आप डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट पैराजंबल को भी काफी इजीली हैंडल कर सकते हो। वो है एक्रोनिम्स। ठीक है, अब एक्रोनिम्स का क्या मीनिंग हुआ, अब जैसे आप काफी सारे पैराजंबल्स में देखते होगे लिखा होता है आईएमएफ। ठीक है, आपने देखा होगा लिखा होता है डॉक्टर लेट से मनमोहन सिंह। ठीक है, या फिर आपको किसी किंग का नाम लिखा हुआ है, किसी इंसान का नाम लिखा हुआ है, लेट से चार्ल्स हैरी। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी अगर एक्रोनिम यूज हो रही है ना, वो हमेशा बाद में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आईएमएफ की बात करोगे तो किसी ना किसी स्टेटमेंट में लिखा होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जहां लिखा होगा ना, वो स्टेटमेंट आपका पहले आएगा, और जो इसकी एक्रोनिम है वो उसके सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट में आएगा, मतलब वो वाले स्टेटमेंट बाद में यूज होंगे। सिमिलरली मान लो एक इंसान है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो आप देखोगे जहां पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरा लिखा होगा, वो आपका स्टेटमेंट पहले आएगा, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वहां पे ऐसे डिनोट किया होगा डॉक्टर सिंह, तो वो आपके स्टेटमेंट्स बाद में आएंगे। सिमिलरली मान लो कोई इंसान है चार्ल्स हैरी, उसका फुल नेम एक बार लिखा होगा किसी ना किसी स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट पहले जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे जो लेटर ऑन आपके सेंटेंसेस है वहां पे लिखा होगा मिस्टर हैरी। तो आपको यहां यह समझना है कि जो भी इंसान का एक्रोनिम है, या फिर अगर उसको सरनेम से डिनोट किया जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट हमेशा बाद में आता है, और जहां पे फुल नेम है वो आपका जनरली स्टेटमेंट हमेशा पहले रहता है, वो ऊपर रहेगा आपके पैराजंबल्स में। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पॉइंट नंबर 6 की, तो पॉइंट नंबर 6 मेरा क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 मेरा ये कहता है हाइपोथेसिस कम्स बिफोर एग्जाम्पल। इसका क्या मतलब हुआ भाई, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप देखोगे 99% क्वेश्चंस में आप ये देखोगे कि जो आपका हाइपोथेसिस होता है वो किसी एग्जाम्पल से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कोई थ्योरी है, कोई भी लॉ है जो बनाना चाहते हैं, कोई भी एक
कॉन्सेप्ट है जो बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके पीछे का जो थ्योरी है उसको हम हाइपोथेसिस बोल देते हैं। तो उस हाइपोथेसिस को, उस थ्योरी को बाद में जस्टिफाई किया जाता है किसी एग्जांपल के थ्रू। तो आपको यहां पे क्या चीज समझनी है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके पैराग्राफ में, तो वहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट कहां है, और फिर उस कॉन्सेप्ट का जो जस्टिफिकेशन है, जो एग्जांपल है, वो उसके सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट में जनरली बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी का क्या मतलब होता है कि एक ऑर्डर को फाइंड आउट करना है हमें, और अगर हमने उस ऑर्डर को फाइंड आउट कर लिया तो हम अपने पैराजंबल को भी अरेंज कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री में मुझे पता है कि पहले यार रिवोल्ट ऑफ 1857 आएगा, उसके बाद भाई आपका जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस आएगा, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इस तरह से चीजें बन रही है पूरी पूरी। तो आपको क्या करना है, एक क्रोनोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है। तो वो क्रोनोलॉजी क्या होगी, या तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगी, लेकिन एक डायरेक्शन में चलेगी। तो अगर कोई भी ऐसी चीज डिस्कस हो रही है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की बात हो रही है, तो मोरलेस आप देखोगे कि एक क्रोनोलॉजी में आपको उनको अरेंज करना है, और एक बार आपने क्रोनोलॉजी में अरेंज कर दिया और वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेंस बना रहा है, तो फिर वो आपका क्वेश्चन सही होने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको पॉइंट नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, और वो पॉइंट होता है कनेक्टिव्स का। भाई कनेक्टिव्स क्या होते हैं? आपके सामने बहुत सारे कनेक्टिव्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल दो, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे दो, या फिर आप बोल सकते हो इफ, अनटिल, देन आपका सिंस, बट, येट, आफ्टर, देन आपका बिकॉज, देन, एंड। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके एक तरह से कनेक्टर्स होते हैं। तो कोई भी अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है जिसका बिगिनिंग यहां से हो रहा है, तो वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट जनरली नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड डिनोट कर रहा है ये किसी ना किसी ऐसी स्टेटमेंट या ऐसे प्रीवियस सेंटेंस को रेफर कर रहा है, तभी तो ये वर्ड यूज हुआ है, तभी तो कनेक्टिव का यूज हुआ है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि ऑल दो, वो ऑल दो की बात कर रहा है, इससे पहले कोई और स्टेटमेंट रहा होगा, उसके साथ में, उसके सपोर्ट में, उसके कॉन्ट्राडिक्ट में वो ये कनेक्टिव यूज करके नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलना चाहता है। तो अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आप देखते हो पैराजंबल में जिसमें स्टार्टिंग कनेक्टिव से हो रही है, तो आप समझ जाना ये स्टेटमेंट आपको ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, इससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट रहा होगा, और ये स्टेटमेंट किसी प्रीवियस स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये आप अपने इस मेथड से भी काफी ज्यादा अरेंजमेंट कर सकते हो। देन मैं अगर आपसे पॉइंट नंबर 9 की बात करूं, तो पॉइंट नंबर 9 मेरा क्या है, वो पॉइंट है मेरा आर्टिकल्स का। ठीक है, आर्टिकल्स का मुझे ध्यान रखना है, मेरे तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए होता है, एन होता है, और दा होता है। तो ए और एन जो है वो आपके क्या है, वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और दा जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो दा जो जनरली यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है जो ऑलरेडी पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सेंटेंस आप देख रहे हो जहां पे दा से बिगनिंग हो रही है, ठीक है, तो आप ये देखोगे उस दा मतलब वो जो चीज है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो प्लेस है, उसका कहीं ना कहीं पहले यूज हो चुका होगा, उसका इंट्रोडक्शन हो चुका होगा, तो वो स्टेटमेंट पहले होगा, और दा वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका बाद में आएगा। इसके बाद अगर हम देखें पॉइंट नंबर 10 की, तो मेरा पॉइंट नंबर 10 क्या है, मेरा पॉइंट नंबर 10 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स। और ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमारे क्वेश्चंस को हेल्प करती है सॉल्व करने में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जहां पे किसी का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कुछ आपने कंपैरिजन किया होगा, जैसे आपने किसी स्टेटमेंट में रीड किया सिंपलर, ठीक है, कहीं पे आपने यूज किया बेटर, या फिर आपने यूज किया मोर डिफिकल्ट, ठीक है, या फिर आपने यूज करा कि दिस इज बेस्ट। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, तो जहां पे भी आप कंपैरिजन कर रहे हो एक तरह से, तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा जहां पे ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो हमेशा किसी प्रीवियस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो आप यहां पे क्या समझ रहे हो भाई, ये क्या चीज सेट कर रहा है, ये एक रिलेशनशिप सेट कर रहा है दो स्टेटमेंट्स में, और ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं ये चीज ऐसी थी और ये वाली चीज इससे सिंपलर है। तो जो सिंपलर है वो मैंने क्या बताया, वो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया, तो इससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट रहा होगा। तो अगर आप अपने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है ये किसी का कंपैरिजन कर रहा है, और वो कंपैरिजन वाले स्टेटमेंट जहां पे सिंपलर, बेटर, मोर डिफिकल्ट, दिस इज बेस्ट, और उससे पहले कोई और स्टेटमेंट
आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस पॉइंट की हेल्प से भी अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको 10 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाए हैं जो आपके पैरा जंबल्स की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं इन पॉइंट्स को काफी ज्यादा यूज करता हूं अपने एग्जाम टाइम में भी, तो आप भी इन अप्रोचेस को यूज करके देख सकते हो कितना ज्यादा आपको हेल्पफुल लग रहा है। नीचे मुझे कमेंट में बताना जब आप इसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि आपको ये टेक्निक हेल्पफुल लगी या फिर नहीं लगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपना बेल आइकन प्रेस कर दो सो दैट सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप कोई क्रैश कोर्स चाहते हो, कोई टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, और एल्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।